फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है 30 टॉपिक्स का। ओके, बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। ओके, सो गाइज, आपके लिए हमने 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का भी वीडियो बनाया है। ओके, बायोलॉजी का भी बनाया है, प्लस आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी मिलेगा। सो इसलिए गाइज, चैनल को जल्दी से आप लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ। ओके, हम आपके लिए इतना सब करें यार, आप तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हो। ओके, और आप कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आज हमारा वीडियो होगा 30 टॉपिक्स के ऊपर। 30 टॉपिक्स जो बायोलॉजी के होंगे इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर 11 से भी होंगे कुछ टॉपिक और 12th में से भी। ओके, सो 11th एंड 12th दोनों को मिला के आपको ये 30 टॉपिक कर लेने हैं। ये 30 बातें अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर 100 मार्क का आपका बायो का पेपर है, 100 में से 60 आपको यूं ही मिल जाएंगे। ओके, ये करोगे तो 60 आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 टॉपिक्स। जो मैं बोलता हूं वो अगर आप करोगे, डेफिनेटली जैसा मैं बोलता हूं वैसा करोगे तो ये 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, आपकी पहले पढ़ाई हो चुकी है, तो आप 60 के अबव मतलब 80 तक मार्क्स ले सकते हो, 80 के अबव भी जा सकते हो। जिसका मैक्सिमम प्रैक्टिस है वो 80 अबव भी जाएगा। सो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सो मुझे पता है कि मैक्सिमम कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन। सो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रिसर्च किया है, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स देखे पहले, और उसके बाद ये अंदाजा लगाया है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं बता ही सकता हूँ बायोलॉजी के, और उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो ये जो आपको 30 टॉपिक्स है वो कर लेने। अगर आप ये 30 टॉपिक्स करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क आएगा। तो ये 30 टॉपिक्स कौन कौन से, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल में वीडियो को देखना, कभी भी स्किप मत करना वीडियो को, तो आपको ये डिटेल में समझ में आएगी कि कौन से 30 टॉपिक्स है। सो फ्रेंड्स, ये जो अपने 30 टॉपिक्स हमने निकाले हैं, पूरे के पूरे 30 टॉपिक्स ये आपके लिए निकाले, और ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके निकाले। मुझे पता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक को मैं आज आपको एक्सप्लेन भी करूंगा शॉर्टली, प्लस उसके ऊपर कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको थोड़ा वहां पे बताऊंगा। मतलब आपको टॉपिक भी समझाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर थोड़ा डिटेल में, और कैसे टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे ये भी बोलूंगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट वीडियो। जल्दी से गाइज आप वीडियो को लाइक कर देना। ओके, इसका जो लाइक है वो हम 1000 लाइक रखते हैं। ओके, तो 1000 लाइक मुझे लगता है कि आप पूरा कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, हम देखते हैं अपना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो, हेलो गाइज, आप सब मेरे को तो जानते ही हो, और मैं भी आप सबको जानता हूं। ओके, तो आप सभी हमारे फैमिली के मेंबर। तो आज हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है बायोलॉजी 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ये टॉपिक्स अगर आप करते हो, मेरी सिर्फ आप एक बात सुन लो, ये टॉपिक कर लो। ओके, सो आपने बहुत सारे लोगों के बात सुने, अभी मेरी एक बार बात सुन लो आप, कि ये 30 टॉपिक अगर आप करके जाओगे तो 60 मार्क आपको आएंगे। 60 मार्क, ओके, 100 में से 60 मार्क डेफिनेटली आएंगे। और अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किया है तो अच्छे से ज्यादा भी मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे आज वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जो कि सबसे पहला है पोलिनेशन एजेंट। देखो, पोलिनेशन आपको पता है, पोलिनेशन ये प्रोसेस होता है। ओके, पोलिनेशन क्या है? प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेस है वो किनके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। जिसके अंदर ये होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, और यहाँ पे जो एंथर है, ये एंथर से पोलन ग्रेन जाता है स्टिग्मा के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। क्लियर है? पोलिनेशन क्लियर है। लेकिन ये जो पोलिनेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पोलिनेशन एजेंट, जो कि ये पोलिनेशन को क्या कर रहे हैं? ऑकर कर रहे हैं, इसमें हेल्प कर रहे हैं, जिनके वजह से पोलिनेशन हो रहा है उनको हम कहते हैं पोलिनेशन एजेंट। और ये पोलिनेशन एजेंट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बायोटिक, मतलब ऐसे एजेंट जिनके अंदर जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है? पोलिनेशन होता है, वो होंगे बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। और अबायोटिक, नॉन लिविंग, ऐसे भी कुछ पार्ट है, ऐसे भी कुछ फैक्टर है जो नॉन लिविंग है, ओके, डेड है, लेकिन उससे भी पोलिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर है, हवा नॉन लिविंग है, लेकिन उससे पोलन ग्रेन जो है वो यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये क्या है? पोलिनेशन एजेंट, लेकिन कैसा? अबायोटिक। ओके, सो यहाँ पे एनिमल के अंदर जो इंसेक्ट है, जो बटरफ्लाईज होती है, वो क्या है? जो बर्ड्स होते हैं वो है बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहां पे पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या होता है? एंटामोफिली। सबसे पहले तो बायोटिक में होता है एंटामोफिली। ओके, एंटामोफिली मतलब होता है पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। उसके बाद होता है ऑर्निथोफिली मतलब होता है पोलिनेशन थ्रू बर्ड। ओके, उसके बाद ये अबायोटिक के अंदर होता है हाइड्रोफिली
तो मैं आपको ये बता रहा हूं हाइड्रोफिली। उसके बाद और कौन सा होता है, एनिमोफिली होता है। ओके, यहां पे क्या होता है, एनिमोफिली मतलब क्या होता है, ये होता है पोलिनेशन थ्रू एयर। तो यहां पे ऑर्निथोफिली, उसके बाद होता है कायरोप्टेरोफिली। ओके, कायरोप्टेरोफिली। तो ये जो 5 हमने यहां पे देखे, और भी एक दो है। तो यहां पे आपको समझना है कि एंटेमोफिली मतलब क्या होता है, इंसेक्ट से होता है कि नहीं, इंसेक्ट से होता है। लेकिन यहां पे पूछे जाते हैं आपको एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन, और जो हम करते ही नहीं, हम तो ये डेफिनेशन कर लेते हैं, लेकिन यहां पे जो एग्जांपल्स है, मतलब एंटेमोफिली मतलब पोलिनेशन थ्रू एयर कौन से प्लांट के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्वेश्चन डालते हैं। ओके, आप जैसा समझते हो नॉर्मली वैसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको लग रहा होगा कि एंटेमोफिली मतलब पोलिनेशन थ्रू, ऐसा पूछेंगे आप सीधा सीधा बोलेंगे इंसेक्ट, हो गया एंटेमोफिली का आंसर। नहीं, ये एंटेमोफिली ये कौन कौन से प्लांट के अंदर होता है वहां पे। ये हाइड्रोफिली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोफिली मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर होता है वेलिसनेरिया, एग्जांपल है वेलिसनेरिया। और यहां पे हाइड्रोफिली के अंदर 2 होते हैं, एक होता है ईपी हाइड्रोफिली, और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, हाइपोहाइड्रोफिली। तो ईपी हाइड्रोफिली ना हाइपोहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, अभी हाइड्रोफिली मतलब होता है पोलिनेशन थ्रू वाटर, जब पोलिनेशन वाटर से होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ईपी मतलब जब ये हमारा वाटर है, वाटर के ऊपर पोलिनेशन हो रहा है, वो है ईपी हाइड्रोफिली। और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, ये वाटर के अंदर बीच में, वाटर के ये जो ऊपर की लेवल है तो बीच में पोलिनेशन हो रहा है, ओके, वो होता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसके एग्जांपल्स आप करके जाओ कि एंटेमोफिली में कौन कौन से एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल एंटेमोफिली में और ऑर्निथोफिली में बर्ड्स, कायरोप्टेरोफिली मतलब बैट्स। ओके, बैट्स मतलब आपको पता है चमगादड़ हम जिसको बोलते हैं, जो नाइट में एक्टिव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉक्चुरनल। ऐसे एनिमल जो नाइट को एक्टिव होते हैं उसको हम नॉक्चुरनल कहते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, जो अभी ये देखो ऐसे प्लांट जिसके अंदर पोलिनेशन होता है बैट से, वो फ्लावर कब ओपन होगा, डे को या नाइट को, ऐसे थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या है, कौन सा पोलिनेशन होता है, कायरोप्टेरी टाइप का, कायरोप्टेरोफिली मतलब ये एजेंसी है जिसके अंदर बैट जो है वो पोलिनेशन करते हैं, बैट्स जिसको हम चमगादड़ कहते हैं। तो बैट तो रात को ही एक्टिव होते, तो फिर ये जो फ्लावर होगा वो कब ओपन होगा, नाइट को। कब ओपन होगा, नाइट को। यह है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो वो कब ओपन होगा, नाइट को ओपन होगा। ओके, सो दिन में वो क्लोज रहेगा, नाइट को ओपन रहेगा। क्यों नाइट को ओपन रहेगा, बिकॉज जो पोलिनेशन है वो होता है बैट से, और ये बैट नाइट में एक्टिव होती है, दिन में वो रेस्ट करती है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और यहां पे देखो, जो यहां पे एनिमोफिली है, एनिमोफिली मतलब होता है पोलिनेशन थ्रू एयर, हवा से पोलिनेशन होना। और हवा में अगर पोलिनेशन होना है तो जो पोलन ग्रेन है वो हमारे लाइट वेट होने चाहिए, तभी ये हवा से उड़कर यहां से ये स्टिग्मा पे चले जाएंगे, अगर वो लाइट वेट होंगे तब। तो इसलिए जो एनिमोफिली है, हाइड्रोफिली है, एंटेमोफिली है, ऑर्निथोफिली है, कायरोप्टेरोफिली है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं ना, वो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है मेल मतलब पोलन ग्रेन का, एंथर का, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कुछ ना कुछ उनके अंदर एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि ये नाइट मतलब कायरोप्टेरोफिली के अंदर जो फ्लावर नाइट में ओपन होगा, एनिमोफिली में वो जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट होंगे, बिकॉज वो हवा से उड़ने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कैरेक्टर दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स प्लस इसके एडेप्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2, डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब हमको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये 2 बार होता है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये किसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। किनके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होती है, वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन को आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके डिस्कवरी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया। उसके बाद इनके अंदर 2 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 इवेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगेमी, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगेमी। और सेकंड होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पे पूछा जाता है कि सिंगेमी में कौन से 2 पार्ट फ्यूज होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन में कौन से 2 पार्ट फ्यूज होते हैं। ओके, तो ये आपको बताना है। जैसे कि 2 मेल गैमेट होते हैं, तो एक मेल गैमेट प्लस एक जो है वो फ्यूज होता है इसके अंदर, सिंगेमी के अंदर। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर एक मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होता है, वो होता है ट्रिपल फ्यूजन। और इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है डिप्लॉइड, ये जो मेल गैमेट होता है वो हेप्लॉइड, और ये दोनों को मिला के बनता है अपना ट्रिप्लॉइड, और इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। सबसे पहले डिस्कवरी के ऊपर
ये डबल फर्टिलाइजेशन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसके बाद ये कौन से प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ, ये उसके बाद इवेंट, ये दोनों सिंगेमी मतलब कौन किसका फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन मतलब किसका फ्यूजन, दो चीजों का। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद थर्ड वाला जो टॉपिक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन में, वो है एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इन ओव्यूल। जो ओव्यूल है अपना, ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम में समझाता हूँ। ये हमारी डायग्राम है, क्या है हमारी डायग्राम आपके लिए गाइस। ये पीपीटी यहाँ पे क्रिएट किया है, बहुत मेहनत लगी है, मुझे लगता है आप 1000 लाइक ये वीडियो के ऊपर कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर देखो ये 3 इवेंट्स है यहाँ पे। सबसे पहला है पोरोगैमी, देने चलाजोगैमी, देने मेसोगैमी। तो यहाँ पे ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये क्या है पता है आपको, ये है अपना ओव्यूल। ओके, यहाँ पे देखो ये है अपना ओव्यूल। ओके, सो ये ओव्यूल है। तो इसके अंदर जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, फॉर्म पोलन ट्यूब। तो ये ऊपर की साइड से आ रही है नीचे, और ये ऊपर की साइड कौन सी होती है साइड, ये होती है चलाजल साइड। और अगर चलाजल साइड से पोलन ट्यूब एंटर हो रही है ओव्यूल के अंदर, ओके, ये जो दिख रहा है हमको ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है, ओव्यूल है। ये जो है वो ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर अगर पोलन ट्यूब चलाजल साइड से एंटर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी। और ये पोलन ट्यूब से अंदर, ये पोलन ट्यूब के अंदर से कौन आएगा, पोलन ग्रेन आएंगे, और यहाँ पे ये इसके अंदर फ्यूज हो जाएंगे। ओके, इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक सेल के साथ एक, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक, ये पोलर न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस से बनता है, वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस बीच में। तो अगर पोलन ट्यूब चलाजल साइड से एंटर हो रहा है तो चलाजोगैमी। उसी तरीके से अगर माइक्रोपाइल साइड से, ये जो नीचे की साइड होती है ना, ये होती है माइक्रोपिल, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये माइक्रोपिल साइड से एंटर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। अब अगर ये चलाजल साइड एंड माइक्रोपिलर साइड, चलाजल साइड एंड माइक्रोपिलर साइड दोनों के बीच में से एंटर हो रहा है, देखो यहाँ पे ये इधर से दोनों में के बीच में, ये हमारा चलाजोगैमी मतलब चलाजल साइड, ये नीचे का कौन सी साइड, माइक्रोपिलर साइड, दोनों के बीच में, तो उसको बोलेंगे मेसोगैमी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान में रखना क्लियरली। सो यहाँ पे एक थोड़ा बिग कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, वो है योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे ध्यान में रखना, हर कोई कमाने के लिए सीख रहा है, ओके, लेकिन कमाने के लिए सीख रहा है मतलब हमारा कमाना ही एक हाई मोटिवेट नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन। लेकिन यहाँ पे समझना है कि जो जितना आप सीखोगे जल्दी उतना आप अर्निंग करोगे, वो डिसाइड करेगा आपका अर्निंग कैपेसिटी। तो इसीलिए मैक्सिमम सीखने के प्रयास करो, इसको अपने खुद को इतना टैलेंटेड बनाओ कि जल्दी से कुछ जो चीजें है वो सीख सको। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। योर लर्निंग एबिलिटी डिसाइड्स योर अर्निंग कैपेसिटी, आपकी लर्निंग एबिलिटी। इसलिए मैं आपकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, एंजॉय अगर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना। देन यहाँ पे देखो, अभी टॉपिक नंबर हम 3 पे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 समझ में आ गया, टॉपिक फर्स्ट में मैंने समझाया शॉर्ट में, प्लस उसके ऊपर कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अभी टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 में है अपना बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। अगर मेल फीमेल अगर कोई मतलब ऐसा मेथड नहीं यूज करेंगे और डायरेक्टली अगर इंटरकोर्स करेंगे, ओके, मतलब वो कांटेक्ट में आएंगे, तब क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद न्यू इंडिविजुअल बनेगा, मतलब हमारे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जिसको हम कहेंगे बर्थ। ओके, उसके बाद में क्या होगी, बर्थ होगी। तो बर्थ को कंट्रोल करना है तो 2 मेथड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो है टेम्पररी मेथड, दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पररी का मतलब हमको पता है कुछ समय के लिए, और परमानेंट मतलब लाइफ टाइम के लिए। तो टेम्पररी मेथड में बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब पिल्स है, जो कि जो फीमेल पार्टनर है वो ले सकता है, पिल्स, गोलियां। उसके बाद जो है परमानेंट मेथड में वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, 2 मेथड होते हैं परमानेंट में सिर्फ 2 ही है, एक है वॉसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ओके, वॉसेक्टोमी में क्या किया जाता है, ये मेल्स के अंदर होता है, वॉसेक्टोमी मेल्स के अंदर होता है, जिसके अंदर जो वॉस डिफरेंस है उसको कट किया जाता है। किसको कट किया जाता है, वॉस डिफरेंस को। अगर वॉस डिफरेंस को कट कर दिया गया, हमने बीच में यहां से कट कर दिया जाता है, तो फिर जो स्पर्म आएगा यहां से, तो यहाँ पे जा नहीं पाएगा। ओके, मतलब वो क्या होगा, उसको वॉस डिफरेंस को हमने क्या किया, कट कर दिया। उसी तरीके से ट्यूबेक्टोमी में हम क्या कहते हैं, फॉलिपियन ट्यूब को क्या करते हैं, ये फीमेल्स के अंदर होता है, और ये टॉप जो फॉलिपियन ट्यूब है उसको हम कट करते हैं, ताकि जो अपना स्पर्म है वो एक तक ना पहुंचे। ओके, तो ये परमानेंट मेथड होता है। एक बार अगर कर दिया ना, तो जब तक आदमी जिंदा है, जब तक फीमेल या फिर मेल जिंदा है, तब तक उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ओके, ये परमानेंट मेथड होता है। तो टेम्पररी मेथड मतलब कुछ समय के लिए, ओके, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि आप पिल्स ले ली कुछ समय के लिए, ओके, सेफ पीरियड होता है, उस मतलब एक जो है वो टेम्पररी होता है,
वो चीज हम तभी यूज कर सकते हैं, टेम्पररी है, बाकी मतलब लाइफ टाइम के लिए हमारी बर्थ कंट्रोल नहीं होगी। तो ये टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड, इसके अंदर जो इसके एग्जांपल्स है कॉपर्टी, ओके, तो वो सभी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ये वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी ये मस्ट है, ओके, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो आप, ये मस्ट है, वॉसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो ये है टेम्पररी मेथड में, और बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमने थ्योरी एक्सप्लेन किया है, वहां से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज समय नहीं है इतना कि हर कुछ एक्सप्लेन कर सकूं। तो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है टॉपिक नंबर 4, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अपना चैप्टर नंबर 2 का है कि नहीं? पहले 2 जो थे हमारे टॉपिक वो चैप्टर नंबर 1 से थे। अभी ये जो 2 है हमारा 3 और 4, ये चैप्टर नंबर 2 से है, ओके, वो फर्स्ट से ये सेकंड से है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको टेस्टिस पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनती है 4 पार्ट से, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो टेस्टिस में हिस्टोलॉजी, मतलब उसका जो है वो आपको सर्टोली सेल, ऐसे आपने डायग्राम देखा होगा किताब में, वो डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये डायग्राम आप कर लेना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर होता है वास एफरंस, वास डेफरंस, ओके। उसके बाद क्या होता है? इपिडिडाइमिस, जो कि क्या होता है, मतलब ऐसे डक्ट्स है। डक्ट्स मतलब क्या? जैसे कि पाइपलाइन, जो कि क्या करती है, स्पर्म को टेस्टिस से, ये अपना टेस्टिस होता है और यहाँ पे अपना पेनिस होता है, ये टेस्टिस। तो ये टेस्टिस से स्पर्म को, ओके, टेस्टिस से स्पर्म को ये यहाँ पे मतलब क्या, अपना पेनिस से बाहर निकलता है, तब तक वहां पे उसको डक्ट्स होते हैं, पाइपलाइन होते हैं, उसके अंदर से वो जाता है। वो पाइपलाइन कौन कौन से? वास एफरेंशिया, ओके, वास डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस। तो ये सभी क्या है? ये डक्ट्स है। तो ये डक्ट्स के अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअल ये टेस्टिस से ये अपना पेनिस से बाहर निकलता है तो कौन, मतलब कहां से जाता है? पहले कहां पे होता है? टेस्टिस में, उसके बाद कहां पे जाता है? उसके बाद कहां पे जाता है? ओके, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ओके, मतलब कौन से पाइपलाइन कौन कौन से चेंज करता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा? सीक्वेंस प्लस ग्लैंड्स के अंदर आपको यहाँ पे 4 टाइप के ग्लैंड होते हैं। होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, देन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, देन कौन सा होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड लास्ट में होता है स्पर्म, ओके, लास्ट में होता है स्पर्म। तो अभी हम सीमन कहते हैं, सीमन आपने सुना होगा, सीमन। सीमन क्या होता है पता है आपको? आपको सीमन नहीं पता, लेकिन आपको स्पर्म पता होगा। जब मेल जो है वो कॉपुलेशन करता है, तब जो रिलीज होता है व्हाइट सब्सटेंस, ओके, फ्रॉम पेनिस, तो वो होता है सीमन। तो आप बोलेंगे सर वो सीमन नहीं होता, वो स्पर्म होता है, लेकिन नहीं, वो सीमन होता है। क्यों? बिकॉज स्पर्म तो होता ही है, उसके साथ ही साथ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड, ये सभी फ्लूइड होते हैं किसके अंदर? सीमन के अंदर। इसलिए हम इसको स्पर्म नहीं कहते, उसको कलेक्टिवली सीमन कहा जाता है। और यहाँ पे सीमन हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो सेमिनल वेसिकल है इसका कितना परसेंट फ्लूइड सीमन के अंदर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कितना परसेंट फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल के अंदर कौन कौन से केमिकल रिलीज करता है? ये 3 केमिकल रिलीज करता है। ये स्पर्म के साथ ये क्यों होते हैं? कोई स्पर्म को एनर्जी देता है, कोई स्पर्म को ऐसा फ्लो करने के लिए हेल्प करता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो रिलीज कर रहे हैं ये ग्लैंड, स्पर्म के साथ साथ ये जो ग्लैंड्स अपने फ्लूइड रिलीज कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है कि नहीं? तो वो रीजन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेमिनल वेसिकल कौन कौन से 3 फ्लूइड्स यहाँ पे क्या होता है? रिलीज करता है। तो वो कौन कौन से फ्लूइड है उसके अंदर? ये सीमन के अंदर इसका परसेंटेज कितना है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड का परसेंटेज कितना है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड लास्टली है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मतलब एक्सटर्नली वो क्या होगा, कैसे, कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, बाहर से वो कैसे दिखेगा, ओके, वो होगा अपना एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो यह है टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? ये फीमेल्स के अंदर, ओके, फीमेल्स। और यहाँ पे ये कितना पीरियड होता है? 28 डेज का। नॉर्मली 28 डेज का ये पीरियड होता है। और इस पीरियड के दरमियान क्या होता है? एग रिलीज होते हैं, ओके। जो एग है वो कौन से डेज पे रिलीज होते हैं? एग, सो वो होते हैं 14th डेज में, ओके। 14th डेज में क्या होता है? एग हमारे रिलीज हो जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे फेजेस होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसे यहाँ पे हमने डक्ट्स देखा, एक्सेसरी ग्लैंड्स देखा, उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फेजेस होते हैं 4। कौन कौन से? प्रोलिफरेटिव फेज, देन मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज। ये 4 फेज होते हैं, ओके। प्रोलिफरेटिव, मेंस्ट्रुअल, सिक्रेटरी एंड ओव्यूलेटरी। तो यहाँ पे जो स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल के अंदर स्टार्ट होती है, वो होती है 10 से 14 ईयर्स जब हो जाते हैं फीमेल को, तब वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं गाइस? मेनार्च। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है
उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है मतलब 45 टू 50 ईयर्स, जब औरत जो फीमेल है वो 45 टू 50 ईयर्स की हो जाती है तब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे मेनोपॉज। ओके, मेनापॉज, तो उसको हम बोलेंगे मेनापॉज। तो यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको मेनार्च एंड मेनोपॉज। मेनार्च क्या है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अभी इसके बीच में मतलब जो वो 14 साल तक जो है वो जो फीमेल है ना वो किसी को बर्थ नहीं दे सकती। ओके, मतलब वो क्या नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और 45 टू 50 इयर्स के बाद जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब तक वो फीमेल क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, तो उस जो एज है उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज। क्या बोलेंगे इसको, रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर वो कितने एग्स को रिलीज करती है, ओके, कितने एग को रिलीज करती है एक फीमेल, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये फेजेस जो है वो फेजेस, इसके अंदर ये फेज कब स्टार्ट होती है, कौन से डेज में, ये फेज कौन से डेज में स्टार्ट होती है, ये फेज, इसका टाइम। ओके, उसके बाद इसका हार्मोन का लेवल, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बेसिक ये चीजें इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, बाद में आप पछताओगे कि नहीं यार सर ने बोला था लेकिन हमने किया नहीं इसलिए हमको अच्छे मार्क्स नहीं आए। और कुछ स्टूडेंट मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा उनको कि सर ने हमको बोला और वही से क्वेश्चन आएंगे, तो सर के वीडियो को एक बार जाके लाइक करो, वो करेंगे आके लाइक। ओके, बिकॉज उनको फायदा होगा। गाइज मेरा एक ही मोटिव है कि आपको फायदा होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेनोपॉज मतलब क्या होता है, या फिर ऐसा पूछा जाता है टाइम पीरियड बिटवीन मेनोपॉज एंड मेनोज इज रिप्रोडक्टिव एज। उस एज को हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, बिकॉज उस एज के अंदर, उस दरमियान, उस पीरियड के अंदर जो फीमेल है ना वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो चार्ट है, ये चार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अंदर देखा गया है कि जो हार्मोनल चेंज है, हार्मोन्स कब बढ़ा है, ये देखो यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना वो एकदम टॉप पे है। कौन से फेज में, कौन से डे में, 14th डे। वो यहाँ पे पूछा जाता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा कौन से डे में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 14 डेज। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले दिन यहाँ पे सबसे कम कब होता है अपना यह फेज, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो होता है 13 डेज, मतलब 5 टू 14 डेज, मतलब हम उसको प्रोलिफेरेटरी फेज कह सकते हैं। ओके, तो ये क्लियरली समझना है आपको। प्रोजेस्टेरॉन, देन उसके बाद ये ओव्यूलेटरी फेज, देन यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम रिलीज होता है कौन से डे में, यहाँ पे देखो कौन सा डे है, 14 डेज। कौन सा डे है, 14 डेज, इसलिए मैंने वहां पे बोला था 14th डे में क्या होता है, एग रिलीज होता है। यहाँ पे देखो ये एक बाहर आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं एक बाहर, ये देखो एक बाहर आ गया। ओके, ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट में आपको एक चार्ट ध्यान में रखना है जो कि सिफिलिस एंड गोनोरिया, ये सेक्सुअल डिसीज, ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको हम क्या कहते हैं, STD कहते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, लिख के लो, पूछे जाएंगे मतलब जाएंगे। यहां पे पूछा जाता है कि जो सेफेलिस है एंड गोनोरिया, ये दो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेफेलिस के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 to 4 वीक, ऐसा क्वेश्चन डालते हैं। ओके, उसके बाद ये जो सिफिलिस है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। गोनोरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये वाला। ओके, तो इसलिए ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, प्लस उसके अंदर आपको प्रिवेंशन, ओके, ये देखो क्या है, एजुकेशन अबाउट सेक्स प्रैक्टिस, आपको एजुकेशन होनी चाहिए, बेस्ट सेक्स हाइजीन, अवॉइड सेक्स व्हाइल अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। ओके, ये मल्टीपल पार्टनर्स हम अगर करेंगे, ओके, सेक्स मल्टीपल पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे ये डिसीज होने के क्या है, संभावना है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इसके अंदर ट्रीटमेंट, तो एंटीबायोटिक कौन सी यूज की जाती है सिफिलिस के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बोलेंगे, पेनिसिलिन। गोनोरिया के अंदर कौन सी एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, वो है सेफिक्साइम। तो ये एंटीबायोटिक है जिसके अंदर यूज किया जाता है। तो आपको एंटीबायोटिक, इंक्यूबेशन पीरियड, प्लस आपको ये कौन से पॉजिटिव एजेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यह है क्लियरली। और इसका सिम्टम भी, उसको हम क्या कहेंगे, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है यहाँ पे। ओके, तो ये क्लियरली समझ में लेना है। नेक्स्ट में है अपना टॉपिक नंबर 6। 5 टॉपिक हमारे हो गए, ये टॉपिक नंबर है अपना 6, और ये टॉपिक नंबर 6 आता है चैप्टर नंबर 3 से, जिसके अंदर है न्यू मेंडलिज्म। मेंडलिज्म ने जो भी बताया वो है मेंडलिज्म, और न्यू मेंडलिज्म मतलब मेंडल ने जो नहीं बताया, बाकी के साइंटिस्ट ने जो बताया वो है न्यू मेंडलिज्म। ये आपको समझना है। न्यू मेंडलिज्म में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, मल्टीपल एलील्स है, प्लियोट्रोपी है, पॉलीजीन है,
इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, क्लियरली लिख लो। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी बताऊंगा। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हमने यहां पे देखो ये है, जब हमने क्या किया है, ये पिंक, जब हमने रेड वाला, ये जो रेड वाला फ्लावर है वो व्हाइट वाले फ्लावर से क्रॉस किया है तो हमको मिला है पिंक। आपको पूछा जाएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है इसका, ऊपर से वो है 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, मतलब एक क्या मिलेगा हमको, देखो एक रेड एक व्हाइट और दो क्या मिलेंगे पिंक, मतलब 1:2:1। देखो नहीं यहाँ पे है ना, देखो ये रेड, उसके बाद ये दो पिंक और ये व्हाइट, ओके, मतलब एक रेड दो पिंक एक व्हाइट, मतलब हो गया 1:2:1। यह है फिनोटाइपिकली रेशियो, और इसका जीनोटाइपिकली रेशियो भी होगा 1:2:1। यहाँ पे जो अपना कोडोमिनेंस है यहाँ पर भी वैसा ही है, 1:2:1 रेशियो मिलता है, ऊपर से भी अंदर से भी, मतलब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम। और यहाँ पे ऐसा पूछा भी जाता है कि नीचे में से कौन किसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपका आंसर आना चाहिए कोडोमिनेंस। अगर दोनों हैं तो आपका आंसर आना चाहिए बोथ ए एंड बी, ओके, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद ये मल्टीपल एलिस के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बताता हूं। ये देखो ये कोडोमिनेंस के अंदर यहां पर भी 1:2:1, ये देखो 1:2:1, ये दोनों यहां पे रेशियो दिए गए हैं, सिमिलर होता है, ये दोनों के रेशियो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके बाद ये जो अपना मल्टीपल एलिस है यहां पे पूछा जाता है जो नॉर्मल विंग्स है ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर जो नॉर्मल विंग्स है उसका जीनोटाइप क्या होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए वीजे प्लस। जो स्ट्रैप विंग्स है किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, उसका जीनोटाइप क्या आएगा, तो आपका आना चाहिए वीजे। तो ये आपको जीनोटाइप आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करना, 1000 व्यूज हमको कंप्लीट करने हैं किसी भी हाल में, और मुझे पता है आप कर दोगे। सो यहाँ पे गाइस ये वीजी है, मैंने वीजे यहाँ पे बोला है, तो ओके, कोई स्टूडेंट कह देता है कि सर आपने तो विजय यहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं होता है ना, मैंने आपको राइट ही पढ़ाया है। तो कभी कभी क्या होता है जब हम ज्यादा एक्साइट होते हैं तो कभी कभी हम जो है वो विजय को, मैंने यहाँ पे वीजी है मैंने विजय बोला, तो यहाँ पे कम ज्यादा हो जाता है, ओके, उतना तो आप समझ सकते ही हो गाइस, ओके, 4G जनरेशन है। तो नेक्स्ट में है टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे जो अपना ये दो रह गया है, ओके, तो यहाँ पे है पॉलीजीन्स एंड प्लियोट्रपी, इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट में टॉपिक नंबर 7, ये है टॉपिक नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है वाई लिंक्ड जीन्स, जिसको हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स। क्या कहते हैं जिसको, होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं, वाई लिंक्ड जीन्स को हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स। और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया के ऊपर क्वेश्चन आता है। कैसे, आपको क्रॉसेस दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं आपको, क्रॉसेस, मतलब कैसा क्रॉसेस, देखो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर बोला जाता है कि जब नॉर्मल मेल, आपको क्या होगा वो पूछेंगे कि जब नॉर्मल मेल कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ मैरी करेगा तो उसके अंदर जो बच्चे प्रोड्यूस करेगा वो, तो वो कितने परसेंट नॉर्मल होंगे, कितने परसेंट क्या होंगे, डिसीज होंगे। तो यहाँ पे ये सभी क्रॉस करने के लिए आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो है ये चार्ट। ये दोनों चार्ट अगर आपको पता है तो आप इजिली कर लोगे। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, अगर नॉर्मल मेल मैरी हो गया किसी के साथ, कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ, तो ये अपना नॉर्मल मेल ये मैरी हो गया किसके साथ, कलर ब्लाइंड के साथ, ये इसका जीनोटाइप आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहां पे कहेंगे एक्स सी एंड ये वाई, और यहां पे होगा एक्स सी एंड एक्स सी, ओके, स्मॉल सी, तो ये कलर ब्लाइंड। और ये जो नॉर्मल है ना ये कैपिटल है, ओके, इसके अंदर थोड़ा आपको डिफरेंस समझना होगा। तो यहाँ पे ये हमारा मेल फीमेल आ गया, इसका हमको करना पड़ता है क्रॉस, क्या करना पड़ता है, इसका क्रॉस करना पड़ता है। तो जब हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एक्स कैपिटल वाला सी और एक्स स्मॉल वाला सी, ओके, तो उसके बाद ये इसके साथ, मतलब ये दोनों के साथ आपको क्या करना है, पहले करके लेना है। उसके बाद ये कैपिटल वाला सी, ओके, उसके बाद ये y आएगा इसके साथ, मतलब क्या है y x, यहां पे पहले हम क्या करेंगे, ओके, x करेंगे, x स्मॉल c एंड y। अभी x स्मॉल c y मतलब क्या होता है, x स्मॉल c y, ये देखो कलर ब्लाइंड, लेकिन क्या है मेल, ये मेल कैसा है, ये मेल है लेकिन कैसा है, कलर ब्लाइंड, इसको हम c कहते हैं, c लिए हम डिनोट करते हैं, ओके, कलर ब्लाइंड। मतलब यहाँ पे क्या है, हमको एक कलर ब्लाइंड मेल मिला है, क्या मिला है हमको, एक कलर ब्लाइंड मेल मिला है। उसके बाद क्या मिला है हमको, ये एक्सी, मतलब क्या होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब होता है क्या होता है, कैरियर, ये देखो यहाँ पे फीमेल वो होती है कैरियर, ओके, तो इसलिए ये क्रॉस करना है आपको, ओके, क्रॉसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे, जो कि होगा कि जब नॉर्मल मेल कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ मैरी हो गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कितने बच्चे प्रोड्यूस होंगे, और उसमें से कितने कैरियर होंगे, कितने कलर ब्लाइंड होंगे, ऐसा क्वेश्चन। उसी तरीके से यहाँ पे
जो नॉर्मल मेल है वो अगर हीमोफिलिक फीमेल के साथ उसने शादी कर ली तो जो दोनों के बाद में जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि नॉर्मल मेल जब नॉर्मल फीमेल के साथ क्या करेगा, शादी कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये क्रॉसेस आपको कर लेने हैं। यहाँ पे मैं 100% बोल सकता हूं क्रॉसेस के ऊपर क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, कर लो यार प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट में टॉपिक नंबर है अपना 8। टॉपिक नंबर 8 में सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी चैप्टर नंबर 3 के ऊपर है, सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि क्या, अगर हनी बीज हमारे पास है तो उसमें से मेल हनी बी कौन सा है, फीमेल हनी बी कौन सा है, ये कैसे हम पूछेंगे, कैसे हम उसको ध्यान में रखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये जो हनी बी है ना, इसका मस्ट है, मस्ट मतलब थोड़ा अलग है सबसे, इसको बोलते हैं हनी बी वाला, वो होता है हेप्लोडिप्लॉइड, हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन, उसको हम बोलते हैं हनी बी वाला जो डिटर्मिनेशन होता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको हम हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज उसके अंदर जो फीमेल होती है ना वो होती है डिप्लॉइड, और जो मेल होता है ना वो होता है हेप्लॉइड, इसलिए हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉर्मल होता है, सो अगर फीमेल है तो वो होगा 44 ऑटोसोम्स प्लस XX, ये होगा फीमेल का मेल के अंदर, और 44 ऑटोसोम्स प्लस XY ये होगा अपना मेल का, ये होगा फीमेल का, ये होगा मेल का। ह्यूमन बींग के अंदर नॉर्मल है। बर्ड्स के अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपके लिए चार्ट में ऐसा डायग्राम लिया है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मेल के अंदर जो अपना ये बर्ड्स के अंदर है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स के अंदर जो मेल है वो किससे डिनोट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ZZ, फीमेल ZW। तो आपको पूछा जाता है ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन, तो आपका आंसर आना चाहिए बर्ड्स। क्या आना चाहिए? बर्ड्स आना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो ये आपको क्लियर समझना है। उसके बाद जो हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि हनी बीज वाला, ये है हनी बीज वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल डिप्लॉइड है जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम है, मेल है हेप्लॉइड। और अभी यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब ये जो इसके अंदर होगा मियोसिस, मतलब 2 पार्ट गिरेंगे इसके, बिकॉज मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, और यहाँ पे ये जो पार्ट होगा हाफ, ये 16 और ये 16 दोनों मिला के क्या बनेंगे 32, और ये 32 क्या होगा, फीमेल होगा, तो ये बन गए डिप्लॉइड फीमेल। तो फिर ये जो अपना ये होता है हाफ वाला यहाँ पे बचा है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही मेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्ट कन्वर्ट होना, बिकॉज उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ना, बिकॉज मेल तो हेप्लॉइड है ना, तो हेप्लॉइड बिना फर्टिलाइजेशन के हेप्लॉइड बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो डिप्लॉइड बनेगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑकर्स इन, आंसर आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए बताओ, हनी बी। क्या आंसर आना चाहिए? हनी बीज। देन नेक्स्ट में आपको ये थोड़ा चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, जो कि है यहाँ पे होमोसैपियन मतलब ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है 46, एस्टिमेट नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं और बेस पेयर्स कितने होते हैं। उसके बाद माउस के अंदर होते हैं 40 क्रोमोसोम्स, देन फ्रूट फ्लाई के अंदर होते हैं 8 क्रोमोसोम, प्लांट के अंदर होते हैं ये वाला कौन सा, अरबिडोप्सिया थैलियना, इसके अंदर होते हैं 10 क्रोमोसोम, देन राउंड वर्म इसके अंदर होते हैं 12 क्रोमोसोम, ईस्ट के अंदर होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं 1 क्रोमोसोम। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे जीन्स भी दिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहते हैं कि राउंड वर्म के अंदर कितने टाइप क्रोमोसोम नंबर कितना होता है राउंड वर्म के अंदर। ओके, मेल के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज मेल तो नॉर्मल है ना, हर किसी को पता है, जो नहीं पता उसके ऊपर क्वेश्चन डाला जाता है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन अपना जो है वो देखेंगे टॉपिक नंबर 9। तो हमारे 8 टॉपिक हो गए हैं, अभी हम देखेंगे टॉपिक नंबर 9 जो कि आता है चैप्टर नंबर 4 से, जो आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके अंदर है थैलेसीमिया, उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है टर्नल सिंड्रोम एंड क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स। ये चारों क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जब क्या होता है, डिसजंक्शन होता है क्रोमोसोम का, जब मेल एंड फीमेल जब क्या कहते हैं इंटरकोर्स करते हैं, तब जाके जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ डिसजंक्शन हो जाता है, तब डिसऑर्डर्स आती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और ये 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे थैलेसीमिया, इसके अंदर अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया होता है, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। डाउन सिंड्रोम के अंदर, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, इसके अंदर भी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्रोमोसोम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, और इस साल भी आएगा। क्रोमोसोम नंबर प्लस ये जो चारों है सबके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, मतलब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम अगर किसी बच्चे में है तो उसके अंदर कैरेक्टर्स क्या दिखेंगे,
कैरेक्टर्स क्या दिखेंगे। ओके, और कुछ कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वेबनिक। ओके, वेबनिक, तो ये जो वेबनिक है एक कैरेक्टर है, वो किसके अंदर होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। ओके, तो ये है जो है वो है वेबनिक। तो ऐसे कैरेक्टर होते हैं, जैसे क्लीन फिल्टर अगर किसको हो गया तो उसके अंदर अलग कैरेक्टर दिखेंगे, टर्नर सिंड्रोम्स के अंदर अलग कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्लस अगर ये एनिमल है, सॉरी ये ऑर्गेनिज्म मतलब अपना ह्यूमन है, ये बच्चा है जो क्लीन फिल्टर जिसके अंदर है, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और कैरेक्टर के ऊपर, ये दोनों आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर है अपना 10 जो है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग दो है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट एंड डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान मत दो, प्रोकैरियोटिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग, यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या होता है हिस्टोन्स होता है, हिस्टोन्स, उसके बाद क्या होता है डीएनए कोर होता है, डीएनए कोर। ओके, सो यहाँ पे देखो आप ऐसा ऑक्टेमर जिसको हम कहते हैं हिस्टोन। ओके, ऑक्टेमर्स 1 2 3 4 5 6 और ये 8 हो गए। ओके, 8, और यहाँ पे ऐसा होता है डीएनए। ओके, ये आपको पता है, और ये आप इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कितने बेस पेयर का होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना होता है 200 बेस पेयर। उसके बाद ये हिस्टोन जो होते हैं पार्टिकल, वो कितने बेस पेयर के होते हैं, डीएनए कोर कितने बेस पेयर का होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोसोम अगेन कॉइल होके क्या बनता है, अगेन वो कॉइल होके क्या बनता है, वन शॉट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद क्या बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, तो ये है अपना न्यूक्लियोसोम्स। उसके बाद ये जो है वो ऐसा अगेन यहाँ पे 8 होता है। ओके, ऐसा, उसके बाद अगेन ऐसा 8 होता है, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब जैसा एक धागा है उसके ऊपर ऐसे मनी जो है वो ऐसा, हमने कुछ जो ऑर्नामेंट्स जो लेडीज वगैरह पहनती है उसके जैसा। ओके, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, एक धागे के ऊपर ऐसे मनी हमने पिरो दिए है ऐसा लगता है, वो होता है डीएनए पैकेजिंग। तो इसके अंदर ऐसा आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें के ऊपर फोकस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। उसके बाद है टॉपिक नंबर 11 जो कि है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये चैप्टर नंबर 4 में का टॉपिक है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ऐसा प्रूव करने के लिए 4 एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, देन एवेरी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। ये तीनों के एक्सपेरिमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर 1 या फिर 2 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने क्या यूज किया, माउस यूज किया। ओके, माइस हम जिसको बोलते हैं, माइस चूहे यूज किए। ओके, एवेरी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस यूज किए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसका काम कैसे हुआ। ओके, पहले में जो ग्रिफिथ ने जो दिया था फिनोमिनॉन, उसको हम क्या कहते थे, उसको कहते थे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिनॉन दिया था ग्रिफिथ ने। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 11 वाला। टॉपिक नंबर 12 है ऑपेरॉन कंसेप्ट। ऑपेरॉन कंसेप्ट यह है चैप्टर नंबर 4 के अंदर का कंसेप्ट, जिसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर। ओके, और इसके अंदर एक पूछा जाता है कि जो ऑपरेरन कंसेप्ट है, मॉडल है, वो ऑफ कब रहता है, स्विच ऑफ कब रहता है और स्विच ऑन कब रहता है। ओके, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो जीन है वो होते हैं जेड, वाई एंड ए। ओके, ये जेड वाला किसको क्या करता है, काम करता है, ये किसको प्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना होगा। ओके, मतलब इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडस होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडस परमिएज होता है, ट्रांस एसिटिलेज होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों तीनों मतलब ये जीन्स जिनका उसका काम। ओके, तो ये मतलब जो शुगर है वो सेल के अंदर कौन डाइजेस्ट करता है, एसिटिल ग्रुप को कौन ट्रांसफर करता है, ये सभी इंफॉर्मेशन मतलब ओपेरॉन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में है टॉपिक नंबर अपना 12 जो कि है ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट, और ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% लिख लो। ओके, बहुत बड़ी स्माइल आती है जब मैं चैप्टर का ये पार्ट देखता हूं, तो बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्वेश्चन आएंगे जैसे कि यहाँ पे देखो अपने पास कितने ये है ह्यूमन बींग्स जो कि पहले थे, जो कि पहला ड्रायोपिथिकस, रेमिपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, होमो सेपियन। ओके, सो कुछ कम है, मतलब पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर ज्यादा थे, यहाँ पे थोड़े कम है। तो यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकता है, अभी थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे देखो इसकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है, 1450।
यह है क्रैनियल कैपेसिटी, यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई दे रहा हो, यह है क्रैनियल कैपेसिटी। तो आपको पूछा जाता है कि 450 क्रैनियल कैपेसिटी कौन से मैन के अंदर होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए होमोसेपियन, ऐसा क्वेश्चन, ये क्रैनियल कैपेसिटी के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे देखो ये जो होमोसेपियन है वो हमको अफ्रीका के अंदर मिला, तो यहाँ पे पूछा जाता है अफ्रीका के अंदर जो फॉसिल्स रिकॉर्ड मिला वो कौन से एनिमल, कौन से ह्यूमन के स्पीसीज का मिला, तो वो है होमोसेपियन का। उसके बाद ये जो जावा एंड पेकिंग है, ये दोनों जगह है, ये जगह पे कौन से मैन का क्या मिला हमको, स्ट्रक्चर मिला, पार्ट मिले, वो कौन सा है, अपना होमो इरेक्टस है। क्या है, होमो इरेक्टस। उसके बाद और यहाँ पे देखो हैंडीमैन हम जिसको कहते थे वो है होमो हैबिलिस। सो यहाँ पे पूछा जाता है कि हैंडीमैन हम किसको कहते थे, ओके। एप लाइक मैन हम किसको कहते हैं, तो आंसर है ड्रायोपिथिकस। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। इसका क्या है, अपीयरेंस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखो मॉडर्न मैन किसको कहते हैं, होमोसेपियन को कहते हैं। इसके अंदर क्रैनियल कैपेसिटी 1400 किसकी होती है, निएंडरथल मैन की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ओके। सबके ऊपर के ऐसे क्वेश्चन याद करके रख लो आप, क्वेश्चन सब याद करके रख लो, आपको क्वेश्चन इसके जरूर आएंगे, ओके। मैं जितना कहता हूं सिर्फ अब उतना करो, यहाँ पे आपका 100% क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। बिकॉज ये जो चैप्टर नंबर 5 ये रिड्यूस जो ये यहाँ पे चैप्टर है और इसके अंदर यही है। उसके बाद एक दूसरा एक टॉपिक है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 का। तो ये चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसको छोड़ना मतलब बहुत बड़ी गलती करना है। देन नेक्स्ट में जो है चैप्टर नंबर है अपना 5 और उसका टॉपिक नंबर है 13, चैप्टर नंबर 5 का, जो कि नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये रिड्यूस पार्ट नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन में आपको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर कैसे सिलेक्ट करता है, कौन रहेगा और कौन ऊपर जाएगा, ओके। यह है नेचुरल सिलेक्शन का काम। यहाँ पे एग्जांपल बहुत ही अच्छा दिया गया था, जो कि है ब्रिटेन के अंदर दो यहाँ पे क्या थी, मौत थी, ओके। एक व्हाइट विंग्स वाली, एक ब्लैक विंग्स वाली। एक के जो विंग्स है, ओके, वो कैसे रहेंगे, ब्लैक, और एक के व्हाइट, ऐसे दो यहाँ पे मौत थी हमारी। तो वो दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और वहां पे आपको पूछा जाएगा कि जब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मतलब जब इंडस्ट्रीज उस जगह पे नहीं थी तब किसका नंबर ज्यादा था, व्हाइट वाला या फिर ब्लैक वाला। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा किसका नंबर ज्यादा था, व्हाइट वाला। बिकॉज क्यों, बिकॉज जो अपना ट्री ट्रंक था उसके ऊपर था लाइकेन और ट्री अपना व्हाइट था, तो व्हाइट के ऊपर जो है वो व्हाइट जो है मौत वो इजीली छुप जाती थी, और जो ब्लैक है वो दिखाई देती थी, उसको खा लेते थे प्रेडेटर। तो इसलिए व्हाइट ज्यादा नंबर में बढ़ रहा था। और जब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ, जब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ, तब क्या हुआ, अपना जो ट्री ट्रंक था वो पूरा काला पड़ गया, और काले के अंदर काला जो अपना ये मौत थी वो यहाँ पे घुल मिल गई, और जो व्हाइट कलर की मौत थी वो यहाँ पे उसको क्या करने के लिए, उसको खा लेते थे। कौन खा लेता था इसको खा लेते थे उसके प्रेडेटर्स। तो इसलिए बाद में किसका नंबर बढ़ा, फिर बाद में बढ़ा ब्लैक कलर का, पहले बढ़ रहा था व्हाइट कलर का, ओके। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 14, जो कि है वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर अवेलेबल, ओके। 4 टाइप के वाटर होते हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ओके, ग्रेविटेशनल वाटर। देन होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ओके, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद और कौन सा होता है बताओ, कैपिलरी वाटर। और एक टाइप का वाटर होता है, वो कौन सा टाइप का वाटर होता है, कैपिलरी वाटर हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, और एक होता है कंबाइन वाटर, ओके, कंबाइन वाटर। तो यहाँ पे एक जो वाटर होता है अवेलेबल रूट के लिए वो कौन सा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चारों में से कौन सा वाटर जो है वो प्लांट्स लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एमएससीईटी के अंदर। और ये चारों भी वाटर जो होते हैं ना वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन चारों के टाइप में वाटर अपना प्लांट नहीं लेता, सिर्फ एक ही टाइप में लेता है, वो कौन सा है वो आपको ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और बाद में आपको इसके अंदर एक डायग्राम ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको एक तो अभी देखो कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने जैसा बोला वैसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं। अगर मैंने यहाँ पे बोला ये डायग्राम करके जाओ, तो आपको क्या करेंगे, वो आपको ये वाला जो यहाँ पे नाम है यही आपको नहीं देंगे और बोलेंगे इसका नाम क्या है बताओ, या फिर ये देंगे ये वाला बोलेंगे कि ये जो मैंने ग्रीन किया है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वहां पे ब्लैंक होगा, तो इसका नाम क्या है, ऑप्शन में आपको दिया जाएगा रूट हेयर जोन,
जोन ऑफ इलोंगेशन ऐसा आपको पूछा जाएगा। या फिर आपको क्या करेंगे, ये 4-5 यहाँ पे मतलब सभी के सभी ये चार ऊपर के जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं ये चारों भी नहीं देंगे और आपको बोलेंगे कि चारों के नाम आप नीचे बहे तो वो बताओ कौन से हैं। ओके, तो ऐसा भी पूछा जाएगा। उसके बाद ये जो है वो थोड़ा इसका जूम स्ट्रक्चर है। ओके, ये जो आपको हेयर लाइक दिख रहा है ना, यही यहाँ पे, तो यही यहाँ पे, लेकिन उसको थोड़ा जूम करके लिया है। तो इसका अंदर भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो ये डायग्राम आप कर लो, हर जगह पे आपके जो नाम है ना वो आपको याद होने चाहिए। ओके, आपको अगर नींद से भी अगर उठाया और बोले कि ये क्या है तो आपको बोलना चाहिए आप ये साइटोप्लाज्म है। आपको बोला कि ये क्या है, ये है रूट हेयर जोन। आपको बोला कि ये क्या है, ये है रूट कैप, तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये मोस्ट आईएमपी डायग्राम है, इसको आप कर लो, रट्टा मार लो इसका। उसके बाद नेक्स्ट में टॉपिक नंबर अपना 15 जो कि है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये चैप्टर नंबर अपना कितने है, 7 का है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से है, एक है ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, देन इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA कहते हैं। तो ये 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। इसके आपको इफेक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे कि ये अगर प्लांट के अंदर है तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहां पे है, इसकी डिस्कवरी किसने की। ओके, पहला कौन सा है, ऑक्सीन। ऑक्सीन की डिस्कवरी किसने की, गिबरलिन की, साइटोकाइनिन की, इथिलीन की। ये रिपिंग हार्मोन किसको कहते हैं, इथिलीन को हम रिपिंग हार्मोन कहते हैं। सो इससे कुछ ना कुछ इसके यूजेस भी है। तो ये 4 टाइप की जो यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताई है, इसके आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके चारों के डिस्कवरी, इसके चारों के यूजेस, इसके चारों के एप्लीकेशन और ये प्लांट के बॉडी के अंदर कैसे इफेक्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 के आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इतना करोगे तो। इसके अंदर से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको 5 में बताया था ह्यूमन चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसी तरीके से मैं यहां पे भी बता सकता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। बिकॉज ये रिड्यूस टॉपिक है, रिड्यूस चैप्टर है, इसके अंदर लिमिटेड टॉपिक है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसके इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर एंड यूजेस के ऊपर। और यूजेस भी ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे कि इथिलीन को हम रिपिंग हार्मोन कहते हैं, मतलब जो क्या करता है, किसी चीज को पकाने का काम करता है। जैसे कि हमारे पास अगर केले है तो केले को वो पकाने का काम करता है, उसको बोलते हैं ना रिपिनिंग। ओके, तो वो जो है पहले कैसा होता है, ग्रीन होता है, उसके बाद वो कैसा येलो बन जाता है जब वो रिपिन हो जाता है, तो ये इथिलीन होता है रिपिनिंग हार्मोन। तो उसी तरीके से हर एक हार्मोन की एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा दिमाग अपना बनाना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी टाइप से आपको काम करना है। यह बोलता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क आपको करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही चीज आपको करनी है, वही चीज को उठा लेना है। नहीं तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बाद में नीचे रह जाएगा, और जो आपको नहीं करना है वो आप कर लोगे, फिर ज्यादा आप पढ़ाई करके भी कुछ फायदा नहीं होगा। ये है अपना टॉपिक नंबर 15। टॉपिक नंबर 16 है। टॉपिक नंबर 16 है अपना चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जो कि है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर 2 होते हैं, प्लाज्मा एंड कार्पस्कल्स। प्लाज्मा में कितनी % वाटर होता है, क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आपको कर लेना है। प्लाज्मा के अंदर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कंटेंट क्या होता है, कितनी % वाटर, कितने % इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कितने % अदर चीजें इसके अंदर होती है। उसके बाद कॉर्पस्कल्स के अंदर 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं कॉर्पस्कल्स के अंदर, एक होता है आरबीसी, देन होता है डब्ल्यूबीसी एंड देन होता है प्लेटलेट। ओके, प्लेटलेट। तो जो आरबीसी है ये सिंगल है, डब्ल्यूबीसी सिंगल है, लेकिन प्लेटलेट अपना जो डब्ल्यूबीसी है, सॉरी डब्ल्यूबीसी डिवाइड होता है किसके अंदर, दो के अंदर। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर का साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है, और ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ओके, ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल्स की तरह, जैसे कि शुगर होती है, शक्कर होती है, उस तरीके से। ओके, ग्रैन्यूल्स तो ये होते हैं। और ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर 3 होते हैं। ओके, बताओ कौन कौन से। पहला होता है एसिडोफिल। ओके, अलग कलर ले लेता हूं। पहला होता है एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये 3 होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये दोनों होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके आपको जनरल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। आरबीसी अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाता है तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लेटलेट अगर बढ़ जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर घट जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, तो ये चैप्टर नंबर आपको 8 में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके ऊपर के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्लाज्मा में कितने % वाटर होता है, आपको पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी में
जो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स है वो ग्रैनुलोसाइट से है या फिर अग्रैनुलोसाइट से, तो आपका आंसर आना चाहिए ग्रैनुलोसाइट से है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो तीनों ये इसके फंक्शंस होते हैं, मतलब ये एसिडोफिल का एक फंक्शन, बेसोफिल का, न्यूट्रोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ओके, तो इसका क्या होता है, फंक्शन होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। यहाँ पे जो है ना लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स है, ओके, न्यूट्रोफिल नहीं, मोनोसाइट्स है। उसके यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि है न्यूट्रोफिल का, यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट के अंदर इसके जो न्यूक्लियस है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस जो शेल अपना जो शेप है, क्या है न्यूक्लियस का शेप, वो अलग अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ ऐसा है, लोब है, लोब, ये एक लोब, ये दो लोब, तीसरा लोब, जिसको हम कहते हैं मल्टीलोब। क्या कहते हैं, मल्टीलोब। मल्टीलोब न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, फिर न्यूट्रोफिल के अंदर। आपको पूछा जाता है मल्टीलोब न्यूक्लियस फाउंड इन, आपको ऑप्शन दिया जाएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट्स, तो आंसर होगा आपका न्यूट्रोफिल। उसके बाद कॉमा शेप, यहाँ पे देखो ऐसा कॉमा शेप न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये होता है बेसोफिल के अंदर। उसके बाद ऐसा देखो यहाँ पे यू शेप, ओके, जिसको हम बायलोब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बायलोब, बिकॉज देखो यहाँ पे एक लोब होता है और यहाँ पे दूसरा लोब होता है, मतलब बायलोब, ये एक लोब, ये दो लोब। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के अंदर जो सेल होती है ना, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, वो होता है लिम्फोसाइट के अंदर। और यहाँ पे किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ओके, किडनी होती है ना ऐसी, तो किडनी शेप न्यूक्लियस तो मोनोसाइट के अंदर होता है। ये न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके फंक्शन भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये लिम्फोसाइट्स और ये न्यूट्रोफिल है, ओके, ये दोनों का काम क्या होता है, ये होते हैं फाइगोसाइटिक। ओके, जो एलर्जिक कंडीशन में बढ़ते हैं वो होते हैं एसिडोफिल्स, जिसको हम इओसिनोफिल पे कहते हैं। एसिडोफिल का दूसरा नाम है इओसिनोफिल। ओके, ये एसिडोफिल है। तो ये दोनों क्या होते हैं, मतलब दोनों मतलब एक ही है, दो नाम है, एक ही है सेल, तो ये एलर्जिक कंडीशन में बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसके स्पेशल कैरेक्टर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में अपना जो टॉपिक है गाइज, वो है टॉपिक नंबर 17। 17 में टॉपिक में आपको हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हार्ट। हार्ट का पहला तो पहला वर्किंग, वो काम कैसे करता है, जनरल इंफॉर्मेशन, इसका साइज कैसा होता है, इसका वेट कितना होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस जगह पे, जिसको मेडियस्टिनम कहते हैं, जो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है वो मेडियस्टिनम, वहां पे हार्ट होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे होती है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल कहाँ पे होती है, किस मतलब कौन से ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में। ओके, ये सब पूछा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे होती है, बाइकस्पिड वॉल। उसके बाद ये जो गार्डेड ओपनिंग जो होती है ना, वो किससे गार्डेड होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, उसके बाद डिसऑर्डर जो हार्ट से रिलेटेड, एंजिना पेक्टोरिस, ओके, तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसऑर्डर से भी, हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो आपको कर लेने हैं। तो उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कर लेना है, इसका वर्किंग एक्शन करना है थोड़ा। इसके वर्किंग एक्शन में आपको करना पड़ेगा कार्डियक साइकिल। क्या करना पड़ेगा, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में आपको बोलेंगे कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0.8 सेकंड। ओके, ये डायरेक्टली इसके अंदर और क्या होते हैं, फेज होते हैं, तो उसके अंदर कितना कितना समय जाता है, तो वो एक कार्डियक साइकिल, वो फंक्शनिंग के अंदर आएगा। वर्किंग, जनरली इंफॉर्मेशन के अंदर उसका साइज आएगा, उसका वेट आएगा, उसका वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है वो आएगा, वो सभी चीजें। स्ट्रक्चर के अंदर उसका ये आएगा, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ओके, उसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है वहां पे स्ट्रक्चर के अंदर। और डिसऑर्डर के अंदर उसके ऊपर का इलाज, या फिर जिसके अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट बीट रेट अगर कम हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे, वो डिसऑर्डर को हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हार्ट बीट रेट कम हो जाता है, और जिसके अंदर हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, उसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सो हाइपोटेंशन मतलब कम हो जाना, हाइपरटेंशन मतलब बढ़ जाना। नॉर्मल कितना है, 120/80 mmHg, यह है नॉर्मल। अगर बढ़ना मतलब क्या हो जाएगा, 130/90 हो जाएगा। ओके, ये कम होगा, ऊपर में हम कम लिखते हैं, तो ये 120 नॉर्मल है तो ये हो जाएगा 100, और ये 80 नॉर्मल है तो ये हो जाएगा 70। ये हो गया कम, मतलब हाइपोटेंशन। किसी किसी लोगों का बीपी जो है वो कम होता है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बढ़ जाना, मतलब यहाँ पे 120 ना तो 130, और ये 80 है तो ये 90, मतलब ये है हाइपरटेंशन। बीपी क्या हो जाना, बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो यहाँ पे ये चारों चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। मैंने ये बहुत ज्यादा रिसर्च करके बाद में ये बनाया है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक नंबर है अपना टॉपिक नंबर 18। 17 टॉपिक हमारे अभी तक हो गए हैं, टॉपिक नंबर 18, 30 टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर 18 में है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में
ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसके अंदर आपने जो है वो यहाँ पे मूवीज में देखा होगा या फिर हॉस्पिटल में देखा होगा। ओके, ऐसे आपने देखे होंगे, ये जो वाइब्रेशन होते हैं ना वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में होते हैं। और इसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं, जो हार्ट है हमारा, हार्ट बीट होती है, हमको पता है। तो हार्ट बीट का जो ना वो ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ऐसा स्ट्रक्चर, अगर ऐसा नॉर्मल हो गया वो प्लेन, तो समझो आदमी मर गया। ओके, डेड हो गया। ओके, तो ये ऐसे क्या हो जाना चाहिए, ऐसा बढ़ना चाहिए। ओके, कम ज्यादा होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर ये नहीं बढ़ेगा तो आदमी मर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इससे अगर हमने ये किया, ईसीजी किया, तो हमको समझ में आता है कि हमारा जो हार्ट बीट रेट है, हमारा जो धड़कनें है वो अच्छी तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में 3 कंपोनेंट के अंदर ये डिवाइड होता है ईसीजी। कितने कंपोनेंट के अंदर, 3 कंपोनेंट के अंदर। मतलब इसका जो ऐसा ये और ये मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक वाला, ये दूसरा, ये वेव, ये तीसरा वेव, ऐसे 3 वेव के अंदर ये डिवाइड होता है। और इसका स्ट्रक्चर है, इसका आपको पढ़ना है कि ये कितना समय लेता है, ये कितना समय लेता है, ये कितना समय लेता है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर शो करना, मतलब हार्ट में क्या होता है चेंज, ऐसा स्ट्रक्चर शो करना। ये सेकंड वाली वेव कौन सा चेंज लाती है हार्ट के अंदर। तो ये पूरा ईसीजी का पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई करो आप, ईसीजी का पॉइंट पढ़ो आप, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर है अपना 19। कौन सा है, टॉपिक नंबर 19। ओके, टॉपिक नंबर 19 में अपना CSF, जो अपना ब्रेन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। CSF का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है ये ब्रेन के अंदर कितना अमाउंट होता है इसका, ये कहाँ पे हेल्प कर रहा है। जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर, अगर बाहर से किसी हमारे बाहर मतलब हमारा जो हेड है उसके ऊपर अगर जोर से किसी ने हैमर किया, तो हम कुछ हमारे ब्रेन को कुछ यहाँ पे वो जो वाइब्रेशन है वहां पे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा फ्लूइड है, CSF। वो वाइब्रेशन को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक एब्जॉर्बर हम जिसको कहते हैं। ओके, और बहुत सारे उसके फंक्शंस है, वो सभी फंक्शन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। CSF ये जो है वो 125 ml होता है ब्रेन के अंदर, ये इसका अमाउंट है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे CSF के अदर कुछ जो काम्स है, जो भी पॉइंट है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो फंक्शनल एरियाज है ब्रेन के, ओके, सेरेबेलम, सॉरी किसके, सेरेबेलम, ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेब्रम में डिफरेंस है, यहाँ पे सेरेब्रम है, नॉट सेरेबेलम। मैंने यहाँ पे रीड जो है वो सेरेबेलम किया, सेरेबेलम नहीं है, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम। तो ये ध्यान में रखना है। सेरेब्रम के अंदर 4 लोब एरिया होते हैं। पहला होता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ये 4 लोब होते हैं। और हर लोब में आपको ये क्यों बता रहा हूं लोब्स, बिकॉज इसके हर लोब के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। इसका फंक्शन होता है, इसका एक फंक्शन होता है, जैसे कि हियरिंग, ओके, उसके बाद बैलेंस, सेंसेशन ऑफ टच। अगर हमको किसी ने टच किया तो ये हमको सेंस होता है कि नहीं हमको किसी ने छुआ है, तो वो कौन से लोब से होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके चारों के फंक्शंस ना आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये लोब एंड उसके फंक्शन याद कर लो। उसके बाद CSF का याद कर लो पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर है 20। टॉपिक नंबर 20 में आप पढ़ना है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर मैं बोल सकता हूं 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी की भी बोल रहा हूं 100% पूछे जाएंगे, लेकिन ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन का कहा था, जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन चार्ट का कहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट, उसी तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस कहते हैं। और यहाँ पे इसके 2 लोब होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब होता है एंटीरियर लोब। क्या होता है, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि एडेनोहाइपोफाइसिस ये एंटीरियर लोब है या फिर पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आपको ट्रिक ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो इसकी स्टार्टिंग A से हो रहा है, इसका भी स्टार्टिंग किससे हो रहा है, A से हो रहा है। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो या फिर ध्यान में रख सकते हो कि ये है एंटीरियर लोब, मतलब होता है एडेनोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब कौन सा लोब होगा, फिर वो होगा पोस्टीरियर लोब। कौन सा, पोस्टीरियर लोब होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे जो लोब होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड का काम क्या होता है, सिंपल में कुछ हार्मोन को रिलीज करना, स्प्रे करना। तो हार्मोन अपने बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। तो एडेनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब अलग हार्मोन रिलीज करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस अलग हार्मोन रिलीज करता है। ओके, तो जो एडेनोहाइपोफाइसिस है इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है एडेनोहाइपोफाइसिस, जिसके अंदर पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यहां पे आपको क्या करना है, ये जीएच अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो कौन सा डिसीज होता है, कम सीक्रेट हो गया तो कौन सा डिसीज होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। एसीटीएच का भी वैसा ही है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है, ज्यादा सीक्रेट हो गया तो क्या होगा, कौन सा डिसीज होगा, क्यों होगा। ओके, ये उसके बाद ये ग्रोथ हार्मोन मतलब हाइट में, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, तो ये इसका नाम आपको और में ध्यान में रखना पड़ेगा। एडीएच, ये एडीएच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडीएच क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एडीएच आप एकदम पढ़ लो अच्छी तरीके से, एडीएच के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ओके, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एडीएच के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और ये जो अपने हार्मोन देखा है उसके अंदर न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर भी हार्मोन है, जब ये इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाते हैं, तब कौन सा डिसीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब नॉर्मल लेवल से कम हो जाते हैं तब कौन सा डिसीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिसीज और वो ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से होता है या फिर कौन सा ग्रोथ हार्मोन घटने से होता है, ये आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड के टॉपिक में। क्लियर है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हार्मोन्स, हार्मोन्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर देखते हैं अपना 21 टॉपिक जो है वो है यहाँ पे थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्टेजेस ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट पीरियड मतलब जो बच्चा होता है, वो जो स्टूडेंट होता है, मतलब 90 एज का, 90 से कम थोड़ा, तो वो जो है वो एडोलसेंट होता है। एडोलसेंट ऐसे पीरियड में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, उसके अंदर क्या करना चाहिए, ये सभी एडोलसेंट पीरियड में लास्ट में चैप्टर के, चैप्टर नंबर मुझे लगता है 9 लास्ट में, तो वो एडोलसेंट आपको टॉपिक करके लेना है। ओके, तो बिकॉज कैसा है, जो पेपर है ना वो एक सभी का डालते हैं, जैसे एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन, कुछ जनरल क्वेश्चन, कुछ थियोरेटिकल, मतलब कुछ ऐसे जो दिए गए हैं, जैसे कि मेंडल ने लॉ दिए, कुछ लॉ के ऊपर क्वेश्चन, ऐसा थोड़ा बैलेंस होता है, तो इसलिए एडोलसेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ जनरल भी क्वेश्चन होंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप्स आपको कर जाने, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। एंड उसके बाद ये जो इसके ऊपर डिसीज एंड ट्रीटमेंट, क्या है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, ये अपना चैप्टर नंबर 10 से है। ओके, चैप्टर नंबर में 9 बोला, चैप्टर नंबर 10 से है, मुझे लगा चैप्टर नंबर 9 में है, तो ये चैप्टर नंबर 10 में है एडोलसेंट। और यहाँ पे डिसीज और जो ट्रीटमेंट है ना, डिसीज है आपको चैप्टर नंबर 10 में, क्या है डिसीज है, तो डिसीज कर लेने, मतलब फॉर एग्जांपल अमोबियासिस, ये डिसीज किससे होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट कर लो, जो कि है एंटी अमोबिबा हिस्टियोटिका। उसके बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है, वो जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, उसके अंदर एक टेस्ट होता है, वो कौन सा टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट। कौन सा होता है, वाइडल टेस्ट, इसको विडल टेस्ट भी कहते हैं। तो जो विडल टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट होता है साल्मोनेला टाइफी के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको पूछते हैं साल्मोनेला टाइफी के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए विडल ट्रीटमेंट। ओके, विडल टेस्ट। उसके बाद साल्मोनेला टाइफी जो है वो ये क्या है, ये मतलब डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस का नाम है। डिसीज कौन सा है, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी से कौन सा डिसीज होता है, टाइफाइड डिसीज होता है। तो टाइफाइड में वाइडल टेस्ट की जाती है। अगर आपको टाइफाइड है तो आपकी जो ब्लड की टेस्ट है वहां पे देखना वाइडल टेस्ट लिखा होगा। तो ये डिसीज उसको वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है वो, और उसकी ट्रीटमेंट, ये 3 सेंटेंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे हर एक डिसीज के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है कार्सिनोजन, मतलब कि जिससे क्या होता है, कैंसर होता है, वो होता है कार्सिनोजन। और ऑर्गन एफेक्टेड, जैसे कि सूट, जिससे कैंसर होता है, वो कहां पे ऑर्गन करता है, स्किन या फिर लंग्स का कैंसर होता है। तो ये सभी के सभी आपको कर लेने। आपको पूछा जा सकता है कि जो मस्टर्ड गैस है ये कहां पे ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट करता है, तो लंग्स आपका आंसर आएगा, लंग्स। सिगरेट जो है वो लंग्स के ऊपर। ओके, सो उसके बाद कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। सो ये जो चार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इसको लिग्रेट कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ 10 to 20% इसके अंदर से ही आते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन चार्ट 10 to 20 में 30 भी कह सकता हूं, इसके ऊपर से आएंगे। चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये वाला चार्ट, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो कौन से, देखो आपको कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे है ब्लड ग्रुप, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। यहाँ पे खासियत है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये है यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है। जिसका ब्लड बी है, ब्लड ग्रुप जिसका बी है उसको भी ब्लड दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी दे सकता है, ओ वाले को भी दे सकता है। लेकिन ये जो है वो किसी से ले नहीं सकता। ओके, देखो, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, वो कहां से रिसीव ले सकता है, ए से ले सकता है, बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से, ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से, और ओ वाले भी। मतलब है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी का भी ब्लड ग्रुप हो, कौन से भी एनिमल, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, हमारा पीपल है, उसका कौन सा भी अगर ब्लड ग्रुप रहा तो ये ब्लड ले सकता है। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो वहां पे पूछेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है,
तो आंसर आना चाहिए ए बी। उसके बाद पूछेंगे यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो किसी भी पर्सन को ब्लड दे सकता है, वो है ओ। ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल क्या है? डोनर है। ओके, तो ये दो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर जो एंटीजन है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट रहेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? एंटीजन ए रहेगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके जो पर्सन है उसके अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ऐसा पूछा जाता है। अभी जिसका बी है, उसके एंटीजन कौन सा रहेगा? आरबीसी के ऊपर बी रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ऐसा पूछते हैं कि जिसका ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके सीरम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो कुछ भी नहीं एंटीबॉडी, ओके, जीरो, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये ऐसा पूछा जाता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और ये जो ए ब्लड ग्रुप है वो कौन कौन से, मतलब किसको ब्लड दे सकता है? ए एंड ए बी जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है उसको ब्लड दे सकता है, रिसीव कर सकता है ए एंड ओ से। सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना, वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को। सो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको ब्लड देता है, मतलब इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और रिसीव किसका कहता है? सिर्फ उसका ही, मतलब ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही रिसीव करता है, दे सबको सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर। ओके, इससे क्वेश्चन आएगा, ये डेफिनेटली करके जाओ। नेक्स्ट में ये जो चार्ट है ये भी आप करके जाओ, इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसके अंदर है डिसीज और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये प्रोटीन है जिसके ऊपर यूज हुआ है डिसीज के। एनीमिया अगर हुआ है तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का प्रोटीन यूज किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट। कैंसर हुआ है तो इंटरफेरेंस, ट्यूमर्स, निक्रोसिस फैक्टर, और ये सभी पूछा जाता है। इंसुलिन, डायबिटीज के अंदर इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट में टॉपिक नंबर देखते हैं 22। टॉपिक नंबर है 22 जो है माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। ओके, माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। स्वेज ट्रीटमेंट मतलब पता है आपको, जो गंदा पानी होता है फैक्ट्रीज के अंदर, उसको डायरेक्टली हम नदी के अंदर, डायरेक्टली रिवर के अंदर छोड़ नहीं सकते, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको बोलेंगे स्वेज ट्रीटमेंट। बिकॉज उस पानी के अंदर क्या होता है? कूड़ा होता है, कचरा होता है, प्लास्टिक्स बैग होती है, वो सबको रिमूव करके थोड़ा वो नदी के अंदर छोड़ने लायक बनाता है हम वाटर को, उसको बोलेंगे स्वेज ट्रीटमेंट। और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं हम, वो होता है माइक्रोब्स इन स्वेज ट्रीटमेंट। ये आपको करना है। इसके अंदर 3 ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। और ये तीनों होने के बाद हम उस पानी को रिवर में छोड़ सकते हैं, उस लायक वो बन जाता है रिवर में छोड़ने के। बिकॉज अगर डायरेक्टली छोड़ देंगे तो रिवर पोल्यूटेड हो जाएगी, रिवर का पानी खराब हो जाएगा। ओके, तो ये स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वो पूछते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कौन से ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? कम हो जाता है। कौन से ट्रीटमेंट के अंदर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है? तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप पढ़े हो तो आप सीधा आंसर भी कर पाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको करना है चैप्टर नंबर अपना कौन सा है? चैप्टर नंबर 12। उसके बाद आपको ये चैप्टर नंबर 11 है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे 11 चैप्टर नंबर का ये टॉपिक है। यहाँ पे और आपको करने हैं चार्ट्स। कौन कौन से चार्ट्स? ये चार्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि जो पेस्ट रेजिस्टेंस है, पेस्ट मतलब एक होता है कीड़ा, एनिमल हम बोल सकते हैं, जो पेस्ट को दूर भगाती है, ऐसी वैरायटीज। ओके, ब्रासिस का। और ये कौन से पेस्ट को? एफिड्स को दूर भगाता है। कौन सा? क्रॉप बेसिस का। वैरायटी किसकी है? ये पूसा गौरव वैरायटी। देन फ्लैट बियन, ये क्रॉप है। ओकरा भिंडी, ये भिंडी की है। और वो इंसेक्ट कौन सा है? शूट एंड फ्रूट बोरेर, वो दूर भगाती है। तो ये ये हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या कर पाते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हम क्या कहते हैं? डीसी रेजिस्टिंग, ये जो है डिसीज रेजिस्टेंस है। जैसे कि व्हीट, वैरायटी कौन सी है? हिमगेरी, ये वैरायटी है व्हीट की। वो कौन से डिसीज को रेजिस्ट करता है? लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट हिल ब्लंट, तो ये डिसीज को रेजिस्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वैरायटी, उसके अंदर क्रॉप कौन सा है? जैसे कि चिली, मतलब हमारा मिर्ची के अंदर होता है पूसा सदाबहार, ये वैरायटी है, वो कौन से डिसीज को रेजिस्ट करती है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या किया? डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज यहाँ पे क्या किया? प्रोड्यूस किया है। तो ये आप ध्यान में रखना। चार्ट, डेफिनेटली चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। ओके, मैं आपको जितना बोल रहा हूं उतना कर लो आप, फायदा आपको डेफिनेटली होने वाला है। नेक्स्ट में है ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। जैसे कि एंटीबायोटिक जो है वो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको एंटीबायोटिक मिलती है। जैसे कि स्टेप्टोमाइसिस वेनिजुलाई, इससे हमको कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है? क्लोरोमाइसिटी। स्टेप्टोमाइसिस इरेथ्रस से क्या मिलता है? इरेथ्रोमाइसिटी। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है? आपका आंसर आएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलिन।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह है अपना एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद वो बिहेवियरेज के अंदर है प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दो तीन चार्ट है, ओके, जिसके अंदर आपको करने हैं ये चार्ट से ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर है 23। सो बायोपीएससी में जो एग्जांपल्स है, पहला आपको एग्जांपल है नीम का, जिसको मैं एजाडिरेक्टिका इंडिका कहते हैं। उसके बाद आपको हल्दी का है, हल्दी। उसके बाद आपको जो है वो बासमती राइस का है, बासमती राइस, ओके, बासमती राइस। तो ये 3 एग्जांपल है। तो नीम के अंदर कैसे, मतलब ये जो पेटेंट है वो कब मिला, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है वहां पे सभी लिखा होता है कि बासमती लॉन्ग ग्रेन एक्रोमेटिक वैरायटी है, जिससे क्या होता है बासमती से थोड़ा स्मेल भी आता है, एक्रोमेटिक हम जिसको कहते हैं, ओके। तो ये इसका थोड़ा हल्दी का भी थोड़ा आपको हिस्ट्री वगैरह वहां पे दिया गया है, तो आपको ये कर लेना है, जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। सो मैंने आपको ऐसा बनाया है पूरा जो टॉपिक्स, वो सभी चीजें कवर करेंगे। जैसे कुछ एनवायरमेंट के भी टॉपिक है, कुछ ऐसा बायोपीरेसी, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे लेकिन आपको देना पड़ेगा, ओके। इस वीडियो के पहले मुझे डेफिनेटली बोलूंगा मैं 99% स्टूडेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको देना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर 24। टॉपिक नंबर 24 है पीसीआर, मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। कौन सा है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर के अंदर 3 यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? 3 स्टेप्स होते हैं। पीसीआर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। स्टेप्स, 3 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम मल्टीप्लीकेशन के लिए जो अपना जीन है, जो जीन है उसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, लेकिन एनिमल के अंदर जीन मल्टीप्लाई होते हैं हमको पता है, लेकिन एनिमल बॉडी के बाहर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए पीसीआर इस्तेमाल करते हैं। तो ये पीसीआर के अंदर 3 यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, और अलग अलग में टेम्परेचर अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है स्टेप 2 में, स्टेप 3 में कितना टेम्परेचर होता है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको कर लेना है, उसका टेम्परेचर, उसके स्टेप्स एंड उसके अंदर के थोड़ा एप्लीकेशन, ये तीनों के मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर 25, जो कि है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर आपको 3 टाइप्स के ग्रोथ होते हैं। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, देन होता है रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओके। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तीनों भी ग्रोथ, अगर प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव से पहले, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसी पॉपुलेशन आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, प्री मतलब कि रिप्रोडक्शन वाले पहले सबसे ज्यादा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव मीडियम है, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव होने हो गए, वो उसने जनरेशन को प्रोड्यूस कर दिया, वो कम है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो नए नए लोग है, नए नए बच्चे है वो ज्यादा है ना, बूढ़े कम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यह है अपना पहला वाला, मतलब ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ओके, प्री रिप्रोडक्टिव कम, ओके, रिप्रोडक्टिव ज्यादा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी ज्यादा। अभी ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर ये डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, क्यों? बिकॉज इसके अंदर बूढ़े बहुत ज्यादा है, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले बूढ़े बहुत ज्यादा है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो कम है, तो ये तो मर जाएंगे ना। तो फिर ये इसकी जो है वो पॉपुलेशन कम हो रही है ना, है कि नहीं? बिकॉज ये प्री रिप्रोडक्टिव कम है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होने चाहिए, ओके। ये जो है इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपको पूछा जाएगा म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आपको होगा म्यूचुअलिज्म, पहला म्यूचुअलिज्म पे ऊपर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है कमेंसलिज्म, देन है पैरासिटिज्म और प्रेडेशन है। क्या है? प्रेडेशन। तो ये म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, दोनों एनिमल एक में, म्यूचुअलिज्म मतलब 2 एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दोनों को फायदा होता है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को लॉस भी नहीं होता, फायदा भी नहीं होता। पैरासिटिज्म में क्या होता है, 2 एनिमल होते हैं, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे डिटेल में, वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको क्लियरली समझ में आना होगा, और इसके ऊपर के आपको एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएंगे। नेक्स्ट में टॉपिक नंबर अपना जो है वो है 27 नंबर का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। 2 टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, कौन कौन से बताओ? पहला कौन सा होता है बताओ?
एक सिट्यू कंजर्वेशन, एक सीट्यू कंजर्वेशन, और दूसरा होता है इन सीट्यू। ओके, इन सीट्यू। एक सीट्यू इन सीट्यू मतलब क्या? एक सीट्यू मतलब अभी हमारे पास एक एनिमल है, ओके, वो इस जगह पे रहता है ऐसा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको ये अलग जगह पे जाके उसको बढ़ा रहे हैं। तो कंजर्वेशन मतलब उसको क्या करना, उसको संभालना, लेकिन उसकी जगह पे नहीं, अलग जगह पे जाके उसको संभालना, तो वो है एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। इन सिट्यू कंजर्वेशन मतलब क्या? एक एनिमल है वो यहाँ पे रहता है और उसी जगह पे उसको बढ़ाना, उसी जगह पे उसको संभालना, यह है इन सिट्यू कंजर्वेशन। मतलब उसके नेचुरल जगह पे ही उसको बढ़ाना, वो होता है इन सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन उसके नेचुरल प्लेस को छोड़ के अदर प्लेस को वहां पे ले जाना और वहां पे उसको बढ़ाना, उसको संभालना। ओके, कंजर्वेशन क्यों करना पड़ता है? अगर कोई स्पेसीज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया तो फूड चेन ब्रेक हो जाता है, तो पूरा अर्थ हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए फूड चेन इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कोई इंडिविजुअल, अगर कोई स्पेसीज एनिमल की अगर कम हो रही है ना, तो उसको हम बढ़ाते हैं, उसका कंजर्वेशन करते हैं। तो ये, और कंजर्वेशन के आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क किसका एग्जांपल है? एक्स सिट्यू कंजर्वेशन का कि इन सिट्यू कंजर्वेशन का? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको बॉटनिकल गार्डन पूछा जाएगा, जूलॉजिकल पार्क पूछा जाएगा, ओके, म्यूजियम बोलेंगे, तो वो इन सिट्यू मतलब यहाँ पे क्या है, वो कंजर्वेशन के दो टाइप है, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, तो ये है केस स्टडीज। उसके बाद केस स्टडीज, केस स्टडीज आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। केस स्टडीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर जो है वो यहाँ पे एक मतलब लेडीज ने क्या किया था, जो ट्री काट रहे थे लोग, तो वहां पे जाके वो ट्री को लग गई और बोले कि हमको भी काटो, अगर ट्री को काटना है तो पहले हमको काटो। तो वो केस स्टडीज है, वो केस स्टडीज है, हमारे बुक में 2-3 केस स्टडीज है, वो आपको कर जाने हैं, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली। ये बहुत ज्यादा आईएमपी पोर्शन है। ओके, केस स्टडीज, तो ये केस स्टडीज भी आप करके जाना। नेक्स्ट में अब आता है थोड़ा 11 के ऊपर, 11 के ऊपर आते हैं। ओके, 11 से, तो 11 से सबसे पहला टॉपिक नंबर 27 जो कि रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। रेस्पिरेटरी क्यूटेंट है आपके जो है वो एनर्जी ट्रांसफर चैप्टर के अंदर, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, जिसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट मतलब क्या कि CO2 कितना रिलीज हो रहा है और O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, ये दोनों का प्रोपोर्शन मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट। आपको पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्यूटेंट कितना होता है, MSCD के अंदर पूछा जाता है। फैट का रेस्पिरेटरी क्यूटेंट कितना होता है, ओके, बाकी अदर भी जो सब्सटेंस है उसका रेस्पिरेटरी क्यूटेंट कितना होता है, तो सभी के आपको रेस्पिरेटरी क्यूटेंट याद करके जाने हैं। तो यह है अपना 11 का, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट में ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा है डायग्राम, ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर 4 से 5 डायग्राम है और इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो यहां पे आपको क्या करके जाना है, डायग्राम्स, डायग्राम्स करके जाना है। उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर डिसऑर्डर्स है, जैसे कि इंडाइजेशन है, ओके, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, तो वो डिसऑर्डर करके जाना है आपको। ओके, वो डिसऑर्डर, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर आपकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके बाद यूरिन, मतलब ये कौन से चैप्टर का है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जो चैप्टर है आपका 11th का, उसके अंदर आपको यूरिन कैसे बनती है, यहाँ पर प्रोसेस होती है यूरिन बनने की, वो होती है सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये इवेंट को अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे, इसके अंदर का थोड़ा नॉलेज लोगे आप कि ग्लोमेरुलाई क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल क्या होता है, ये अगर पढ़ के जाओगे तो इससे क्वेश्चन आएंगे, एक से एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा। ओके, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, तो आपको ये सभी करके जाना है। डायपेटिसिस मतलब क्या होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस है ये पूरी आपको करके जानी है डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट में जो बायोमोलिक्यूल है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना। ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो थोड़ा, इसके अंदर केमिस्ट्री ज्यादा है, उसके अंदर थोड़े हम बोल सकते कि जो चार्ट्स है, जो कि एलिमेंट्स है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मैक्सिमम आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे आपका काम खत्म। आपको यहाँ पे 12th में 4 चैप्टर है, क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 20, मतलब कितने हो गए, एक चैप्टर से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, तो आपको बायोमोलिक्यूल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसके 100 क्वेश्चन करके जाना है। 100 क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे, और यही हम चाहते हैं। ओके, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो बायोमोलिक्यूल के। तो 100 क्वेश्चन आपको करके जाना है, ऐसा रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है पूरा। ओके, तो ये क्वेश्चन से आपका होगा बायोमोलिक्यूल। तो इसी तरीके से गाइज यहाँ पे मैंने आपको 30 टॉपिक्स बताए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th के प्लस 12 के। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ओके, उसके बाद ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनको भी एक हेल्प हो। और अगर आप चैनल पे नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो एक काम कर सकते हो, वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना,
ये मैंने मेहनत इसलिए ली है कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे, इसलिए वीडियो को आप पहुंचाना। और उसके बाद जब आप अच्छा स्कोर करते हो तो प्लीज एक बार आके कमेंट कर देना कि सर आपकी वजह से मेरा अच्छा स्कोर हुआ है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पे बेझिझक पूछ सकते हो। तो इसी में यहाँ पे रुकते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।